दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ। जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें हैं एकदम 16 आने सच। मुरादाबाद में यूट्यूबर उस्मान भारती की टीम और कुछ युवकों के बीच झड़प हो गई। मुरादाबाद में हाईवे पर यूट्यूबरों के दो गुट आपस में भिड़ गए। यूट्यूबरों के दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान यूट्यूबरों के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे ठेले पर पीटते हुए लोग थाने पहुंचे। पहले उस्मान भारती नाम के यूट्यूबर के साथ मारपीट हुई और कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे उस्मान भारती के साथियों ने दूसरे पक्ष की जमकर पिटाई की। हाथरस में दबंगों ने दंपति की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। दबंगों ने महिला को भी नहीं छोड़ा और उसे भी घसीट कर पीटा। विवाद लाखों रुपए के लेन देन को लेकर था। दबंगों की मारपीट में महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। बिहार एसटीएफ डॉग स्क्वाड बम निरोधी दस्ता सहित जिला पुलिस की टीम पहुंची और जांच में जुट गई। गनीमत रही कि चेकिंग में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जिला जज को ईमेल के जरिए मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गयी। रुड़की में चाय की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके से दुकान के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तब तक दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। पुलिस को आशंका है कि सिलेंडर से गैस रिसाव होने की वजह से धमाका हुआ। सासाराम में अंग्रेजी शराब से लदी पिकअप वैन के पलटने के बाद ग्रामीणों में शराब की पेटियां लूटने की होड़ लग गई। लोग पिकअप वैन से शराब के कार्टून और बोतलें लूटकर अपने घर ले जाने लगे। वीडियो में कोई पूरा कार्टून लेकर भागता दिखाई दे रहा है, तो वहीं किसी को सिर्फ 2-4 बोतलें ही हाथ लगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि लोग बेखौफ शराब की बोतलें लूट रहे हैं। बरियारपुर की ये घटना बिहार में शराबबंदी के दावों की पोल खोल रही है। कानपुर के जिला महिला अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ, वार्ड के सफाई कर्मचारी और दूसरे स्टाफ ड्यूटी के दौरान ही फिल्मी गानों पर जमकर ठुमके लगा रहे हैं। वीडियो में मरीजों और उनके तीमारदारों की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसमें कई महिला कर्मचारी और कुछ पुरुष स्टाफ एक साथ मिलकर पूरी मस्ती में डांस कर रहे हैं। ऑन ड्यूटी अस्पताल में कर्मचारियों का डांस अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर कर रहा है। युवाओं की इंसानियत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत एक गांव के रोड से होती है, जहां रोड किनारे एक पेड़ के गिर जाने की वजह से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। रोड थोड़ा घुमावदार है, इस वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा भी साफ दिखाई दे रहा था। वहां से गुजर रहे कुछ लड़कों ने ये देखा तो खुद ही पेड़ को वहां से हटाने के काम में जुट गए। कुल्हाड़ी और फावड़े की मदद से वो पेड़ की टहनियों को काट कर वहां से हटा देते हैं, जिससे पूरा रोड बिल्कुल साफ दिखने लगता है। अब लड़कों के इस जज्बे को देखकर हर कोई सलाम कर रहा है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच हुए विवाद के बाद आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेला छोड़ दिया है और काशी के लिए रवाना हो गए। इससे पहले उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए ही यहां माघ मेले से विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी जो करेगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहां आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है, उन्हें औकात दिखानी होगी। दरअसल मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के दौरान संगम क्षेत्र में रथ के साथ प्रवेश कर रहे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, लेकिन मेला प्रशासन ने उन्हें रोक दिया था और इसके बाद पुलिसकर्मियों और उनके जो बटुक होते हैं, शिष्य थे, उनके बीच हाथापाई हुई थी। बुरी तरीके से पुलिस मार रही थी उनको, ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। इस बात से बहुत बुरी तरह नाराज हो गए थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, धरने पर बैठ गए थे। इसको लेकर उन्होंने मेला प्रशासन और सरकार पर जमकर वार भी किया था। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी मैं अपने शिविर के बाहर ही धरने पर बैठा रहूंगा, और ऐसा ही उन्होंने किया भी।
हालांकि प्रशासन ने ससम्मान उन्हें संगम नहाने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने प्रशासन का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, अस्वीकार कर दिया था। उधर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। वकील गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस को लेटर पिटीशन भेजकर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। लेटर पिटीशन में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो बदसलूकी हुई, धार्मिक अनुष्ठान में बाधा और नाबालिग बटुकों को हिरासत में लेकर मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने जबरदस्ती रोका, बटुकों के साथ दुर्व्यवहार किया। याचिका में बटुक ब्राह्मणों को अवैध तरीके से हिरासत में रखने और उन्हें मारपीट करने को लेकर भी किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा के तहत कार्रवाई की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। तो माघ मेले में जो मौनी अमावस्या का स्नान था, उस दिन से ये शंकराचार्य विवाद की शुरुआत हुई थी। दरअसल शंकराचार्य अपनी पालकी में सवार होकर जा रहे थे। मेला प्रशासन ने उन्हें रोका कि बहुत भीड़ है, आप आगे नहीं जा सकते, जिस पर उनके बटुकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। बाद में बड़ी ऐसी बर्बर तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें बटुकों के साथ मारपीट की गई थी और इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज होकर धरने पर बैठ गए थे और मामला सिर्फ वहीं तक नहीं रुका था। अविमुक्तेश्वरानंद वर्सेस सरकार हो गया था। इसमें भी दो धड़े बटे हुए नजर आए थे। एक धड़ा ऐसा था जो अविमुक्तेश्वरानंद के साथ था और एक धड़ा ऐसा था जो अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ था। लेकिन अब अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने माघ मेले से विदा ले ली है, वो माघ मेले से चले गए हैं और ऐसी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने काशी के लिए यहां से प्रस्थान किया। अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करें। बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ, उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो अभी तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले से विदा ले ली है, लेकिन इस विदाई से पहले बड़ा विवाद भी देखने को मिला था और उनके शंकराचार्य होने को लेकर सवाल खड़े किए थे माघ मेला प्रशासन ने और ये कहा था कि आपका मामला तो सब जुडिस है, कोर्ट में चल रहा है। किस तरीके से विवाद हुए और उन विवादों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उस वक्त क्या कहा था, कैसे सरकार को घेरा था धरने पर जब वो बैठे हुए थे, वो देखिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी तीन पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी तीन पीठ में से दो पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आप किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। यूजीसी के नए नियम, इक्विटी रेगुलेशन पर सवर्ण समाज का विरोध बढ़ता जा रहा है। यूपी के रायबरेली में राजपूत करनी सेना मोर्चे ने कलेक्ट्रेट परिसर में आई लव योगी जी, गो बैक यूजीसी के नारे लगाए। I love Yogi ji. I love Yogi ji. Go back UGC. Go back UGC. ये नारे यूजीसी बिल के विरोध में लगाए जा रहे थे। गोंडा में नए यूजीसी बिल को लेकर के सवर्ण आर्मी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। यूजीसी को लेकर कानपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने सिर मुड़वा करके प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो उसे चुनाव में बहुत भारी पड़ेगा। यूजीसी का नया कानून आने के बाद से पूरे देश में विरोध देखा जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं कल्याणपुर में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ स्वर्ण जाति के लोग हैं जो कि नौबार करवा रहे हैं। इनका कहना है कि जो स्वर्ण के प्रतिनिधि हैं उनकी अंतरात्मा मर चुकी है।
गाजियाबाद में यूजीसी के नए नियमों पर ब्राह्मण महासभा ने कफन बेड़िया पहनकर विरोध जताया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। जबलपुर के आईटीआई चुंगी नाका चौक पर यूजीसी एक्ट के खिलाफ छात्रों ने पुतला दहन किया। ये सरकार है जो ये हमारे छात्रों का, स्वर्ण जाति के छात्रों का पूरा अधिकार खत्म करना चाहती है। यूजीसी एक्ट की आग राजस्थान तक भी पहुंची। देखिए कैसे लोग सड़कों पर उतर आए। इन लोगों का कहना है कि यूजीसी का नया एक्ट शिक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। राजस्थान की राजधानी में अपने अपने तरीके से इस एक्ट का विरोध हो रहा है। बेपर समाज के कुछ लोग हमारे साथ थे पुरजोर। ये देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ, आप सुनिए, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं हम, जयपुर राजस्थान की राजधानी से, अगर इस काले कानून यूजीसी काले कानून को वापस नहीं लिया गया, जातिगत शब्दों को नहीं हटाया गया, तो जयपुर राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन होगा कि आपकी कुर्सी के पाए ला देंगे हम। यूजीसी के नए नियम को लेकर मचे बवाल के बीच मुंबई के भिवंडी में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश में सामाजिक समानता और एकता का आह्वान किया। वर्तमान में एक विषय बहुत चल रहा है, यूजीसी। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। हम सब एक हैं। कानपुर में कवि हेमंत पांडे ने कविता के जरिए यूजीसी के नए नियमों और सरकार पर तंज कसा। कि राष्ट्रवाद को लाने वाले, सुबह शाम चिल्लाने वाले, हमको आज हराने वाले, हिंदू एक कराने वाले, काला कानून बनाने वाले, खुद को भगवान बताने वाले, खुद की जड़ को काट गए, आपस में हमको बांट गए। खुद की जड़ को काट गए, आपस में हमको बांट गए। पहले से ही हम बटे हुए हैं, धर्मों में हम कटे हुए हैं। नई धार से काटो ना और हमें अब बांटो ना। वाह। नई धार से काटो ना और हमें अब बांटो ना। हम पे दाग लगाओगे, हम दागी बन जाएंगे। गुलाम अगर समझा हमको तो हम बागी बन जाएंगे। अखिलेश यादव के सौतेले भाई और प्रतीक यादव और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के बीच अब लग रहा है कि सुलह हो गई। अब प्रतीक पत्नी अपर्णा यादव को तलाक नहीं देंगे। प्रतीक ने बकायदा एक पोस्ट खुद अपने उसी इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है और इस में प्रतीक ने अपर्णा संग एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, सब अच्छा है। अंग्रेजी में लिखा उन्होंने, ऑल इज गुड। वो चैंपियन होते हैं जो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं। मैं इसी का जिक्र कर रहा हूं। देखिए ये वो तस्वीर है जो अब प्रतीक यादव ने शेयर की है, जिसमें अपर्णा यादव के साथ तस्वीर इसको शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ऑल इज गुड, चैंपियंस आर दोज हु क्रश देयर पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स। यानी कि वो विजेता होते हैं जो कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर वापस एक रिश्ते में साथ निभाते हैं। और वो लिखते हैं ऑल इज गुड। इससे पहले आपको याद होगा कुछ वक्त पहले तस्वीरें सामने आई थी, वो ये तस्वीरें थी जब उन्होंने कहा था कि फैमिली डिजास्टर। अपर्णा यादव की तस्वीर ये देखिए, ये फैमिली डिस्ट्रॉयर कहा था उन्होंने अपर्णा यादव को। और उसके बाद शाम होते होते एक और उनका पोस्ट इंस्टाग्राम पर आ गया था और उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैं तलाक दे दूंगा और घर बर्बाद कर दिया, इस तरह की बातें प्रतीक यादव ने लिखी थी। तो पिछले कुछ दिनों में ये दो पोस्ट प्रतीक यादव की सामने आई। जिस वक्त ये पोस्ट सामने आई थी, ये पहली पोस्ट थी, तब इस तरह की चर्चाएं थी कि क्या प्रतीक यादव अपर्णा को तलाक देंगे, क्योंकि इस पोस्ट से कुछ दिन पहले एक फैमिली फंक्शन था इनका और उस फैमिली फंक्शन में बड़े अच्छे से अपर्णा यादव और प्रतीक यादव साथ में नजर आए थे। अखिलेश यादव भी उस फंक्शन में शामिल हुए थे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ये तस्वीर सामने आना, इंस्टाग्राम की ये पोस्ट आना, इसने बड़ी हलचल सी मचाती थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का परिवार है, उनका कुनबा है, बड़े पॉलिटिशियन मुलायम सिंह यादव रहे हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं प्रतीक यादव, तो जाहिर सी बात है चर्चाएं होनी थी। लेकिन अब उन चर्चाओं को विराम दे दिया है प्रतीक यादव की इस नई पोस्ट ने, क्योंकि बीच में अपर्णा यादव भी पब्लिक अपीयरेंस उनकी देखी गई थी, उनसे रिएक्शन मांगा गया था, तो उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया था, किसी भी तरह का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया था और उल्टा वो मीडिया पर गुस्सा कर रही थी। लेकिन अब प्रतीक यादव की इस पोस्ट से लगता है कि शायद इन दो पोस्टों के बीच में कुछ ऐसा संवाद हुआ है, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है जिसने सारी चीज़ों को ठीक कर दिया है। क्योंकि जो रीसेंट पोस्ट है प्रतीक यादव की, वो यही बता रही है कि सब ठीक है और ऐसा ही मेंशन भी किया है, लिखा भी है प्रतीक यादव ने, ऑल इज गुड। और वो कह रहे हैं लेकिन ये चीज़ ज़रूर है, जैसा कि उनकी पोस्ट में लिखा है, ये चीज़ ज़रूर है कि कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर थी
और वो इतनी टेंशन थी कि उस चीज को लेकर पब्लिक डोमेन में आ गए प्रतीक यादव, क्योंकि वो लिख रहे हैं ऑल इज गुड को लिखने के बाद, चैंपियंस आर दोज हु क्रश देयर पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, वी आर फैमिली ऑफ चैंपियंस। यानी कि उनका ये शब्द बता रहा है कि पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को क्रश करके अब हम एक चैंपियन की तरह आए हैं। यानी कि कुछ था, लेकिन फिलहाल इस पोस्ट के बाद ऐसा लगता है कि चीजें ठीक हो गई हैं अपर्णा और प्रतीक के बीच में। मैनपुरी जिला अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया जा रहा था। मैनपुरी जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लाइट न होने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करना पड़ा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डॉक्टर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज के सिर पर टांके लगा रहे हैं। अब इस वीडियो के वायरल होने पर यूपी के सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई। असम के बारपेटा में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच एक मोटर वाली नाव पलट गई। इस हादसे में करीब 7 लोग ब्रह्मपुत्र नदी में समा गए। ये नाव राहपुर से बोरखुल जा रही थी, तभी अचानक से पलट गई। इसके बाद एसडीआरएफ और स्थानीय मछुआरों ने राहत बचाव अभियान शुरू किया। लोगों की तलाश जारी है। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को गाली देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। अहमद नाम का यह शख्स आकाश चौधरी नाम की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से अभद्र टिप्पणियां पोस्ट कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के बाद आरोपी अहमद की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एटा के सेंट पॉल स्कूल में 6ठी क्लास के बच्चे को क्लास टीचर ने बेरहमी से पीटा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पीड़ित छात्र आरव के चेहरे पर गंभीर चोट नजर आ रही है। आरव के पिता रोहित ने मामले की तहरीर पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, ईरान और अमेरिका के बीच लग रहा है कि एक बार फिर से ठन गई है। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति को क्रिमिनल यानी कि अपराधी घोषित किया और साफ कह दिया कि वो दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद ट्रंप ने खामेनेई को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद ईरान के आसपास अमेरिका के जंगी जहाज मंडराने लगे हैं। ट्रंप ने ईरान की चौहद्दी में इस वक्त घेराबंदी की हुई है और अगर अटैक हुआ तो खामेनेई पर किस तरफ से मिसाइलें बरसेंगी, इसका अंदाजा खुद खामेनेई ने लगा पाएंगे। ट्रंप अपना विशाल अरमादा ओमान की खाड़ी और अरब सागर के रणनीतिक पानी में ट्रंप ने छोड़ा हुआ है। उसकी कमान कोई साधारण जहाज नहीं बल्कि परमाणु शक्ति से लैस यूएसएस अब्राहम लिंकन संभाल रहा है, जिसको ट्रंप ने पहले ही मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया था। अब ऐसा लग रहा है कि बस उंगलियां ट्रिगर पर जाने की देरी है और फिर उसके बाद बवाल मच जाएगा। आप ये समझिए कि खामेनेई की इस टिप्पणी ने, खामेनेई का ये कहना कि ट्रंप क्रिमिनल हैं और हम अपराधियों को सजा देंगे, इसने ट्रंप को भड़का दिया है। तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि चीजें शायद ठीक हो रही हैं। ऐसे में अब लगता है कि ईरान की इस टिप्पणी ने अमेरिका के गुस्से को, डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से को पूरी तरीके से भड़का दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में पहले इस तरह का जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो ना हुआ हो। पिछले साल एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में। पहले अमेरिका की तरफ से हमला किया गया ईरान के कई जगहों पर, उसके बाद ईरान ने भी उसका जवाब दिया था, लेकिन बाद में फिर चीजें थोड़ा सेटल हो गई थी। और पिछले दिनों जब दावोस में डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख था वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा था। लग रहा था कि वो अटैक तो कम से कम नहीं करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मैं अटैक कर सकता हूं, मैं इसका जवाब दूंगा जो ईरान ने कहा है। तो मैं ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहा हूं किस तरीके से चीजें इस वक्त हो रही है। अमेरिका का रुख है, ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप के दिमाग में चल रहा है। तो कह रहे हैं कोई भी हमला ऑल आउट वॉर माना जाएगा, यानी कि इसको हम क्लियर वॉर कहेंगे, हम पर किसी भी तरह का अटैक होता है। ट्रंप ने कहा यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर तक पहुंच चुका है, यानी कि ट्रंप ऑलरेडी रेडी हैं इस चीज को लेकर। वो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ आया तो फिर मैं अटैक करूंगा। खाड़ी देश के जो सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस हमारे निशाने पर हैं, ये धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से, खामेनेई की तरफ से। तो ये एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और ट्रंप अपनी ताकत का एहसास भी करा रहे हैं। अमेरिकी सैन्य अरमादा मिडिल ईस्ट और फारस की खाड़ी तक पहुंच चुके हैं।
और मैं आपको बता दूं कि पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर खाक कर देंगे, ये ईरान का कहना है। ये ट्रंप के लिए वो कह रहे हैं कि ट्रंप अगर ऐसा करते हैं तो फिर इसकी आंच सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, इसकी आंच पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को जलाकर खाक कर देगी। अमेरिका की तैयारी क्या है? एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खाड़ी देशों में हाई अलर्ट पर इस वक्त अमेरिका ने रखा हुआ है। ये जो मूवमेंट है यूएसएस अब्राहम लिंकन का, ये आप समझिए कि करीब 8-10 दिन पहले ये इस मूवमेंट को कर दिया था, और शायद मुझे लग रहा है कि ट्रंप तभी से इस चीज को एंटिसिपेट कर रहे थे कि हां, आने वाले वक्त में इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी कि शायद अटैक की सिचुएशन आ जाए। और मुझे लग रहा है कि ट्रंप का जो एंटिसिपेशन है वो अब ग्राउंड पर उतरने वाला है, क्योंकि आप देखिए हॉट एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच में, और जिस तरह की तैयारी ट्रंप ने की हुई है और पिछले दिनों में जिस तरह से ट्रंप का रुख रहा है, फिर चाहे वो ग्रीनलैंड को लेकर हो, फिर चाहे वो ईरान को लेकर इससे पहले जिस तरह से रहा ट्रंप का रुख, या फिर वेनेजुएला को लेकर हो, क्या ट्रंप अब ईरान पर अटैक करेंगे इस हॉट एक्सचेंज के बाद? क्योंकि ईरान की तरफ से तो उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। ईरान ये कह रहा है कि वो अपराधी हैं और हम अपराधी को सजा देंगे। अच्छा, गुस्सा भड़काने वाली एक चीज और हुई थी, अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, जब एक प्रदर्शनकारी को, जो ईरान में प्रोटेस्टर था, उसको फांसी दे दी गई थी। और ट्रंप इस बात पर भी नाराज थे, इस बात पर भी भड़के थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रदर्शनकारी को फांसी नहीं देगा ईरान, और अगर ऐसा करता है तो फिर हम उसका माकूल जवाब देंगे, हम अटैक कर सकते हैं। तो एक वजह तो वो हो गई, और दूसरी वजह ये, जब ट्रंप को क्रिमिनल कह दिया, तो क्या ट्रंप अटैक करेंगे? क्या अमेरिका अटैक करेगा? क्या जो घेराबंदी है इस वक्त जो ईरान की हुई है, वो घेराबंदी अब एक्सचेंज ऑफ फायर में तब्दील होगी? और अगर ये एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो क्या ये एक्सचेंज ऑफ फायर एक वॉर में जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर की ओर रुख कर रहे हैं, महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की एक प्लेन हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। अजीत पवार चुनाव प्रचार के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे। मुंबई से सुबह 8:10 पर उन्होंने इस विमान से उड़ान भरी थी, लेकिन बारामती एयरपोर्ट से पहले अजीत पवार का विमान एक हादसे का शिकार हो गया। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ? कौन इस हादसे का जिम्मेदार है? क्या किसी तरह का कोई टेक्निकल फॉल्ट इसमें अभी तक सामने आया है, या आने वाले वक्त में जब ब्लैक बॉक्स रिकवर होगा तो क्या उस टेक्निकल फॉल्ट पता चलेगा एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था? क्या पायलट ने मेडे कॉल किया था? बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मैं तस्वीरें बारामती की इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। और बारामती का जो अस्पताल है वहीं पर अजीत पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया था, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशन में था उनका जो पार्थिव शरीर है। उसके बाद लाकर बारामती के अस्पताल में रखा गया, और यहाँ से अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, जहाँ पर कल उनका अंतिम संस्कार होगा, इस तरह की जानकारी मिल रही है। मैं आपको ये बता दूं कि बारामती वो जगह है जहाँ से अजीत पवार का बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। पहली बार बारामती से वो सांसद बने, 7 बार अजीत पवार बारामती से विधायक रहे। तो यहाँ पर जो जनता है वो बिल्कुल उनको एक भाई की तरह मानती थी, इसीलिए प्यार से उनको दादा कहा जाता था। उनका नाम अजीत पवार है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, बारामती के लोग प्यार से उनको अजीत दादा पवार कहते थे। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं, अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर यहाँ से उनके घर ले जाया जा रहा है। और बारामती आप ये समझिए कि जो पवार परिवार है, फिर चाहे वो शरद पवार हों, सुप्रिया सुले हों और अजीत पवार हों, उनका गढ़ है बारामती। और यहाँ पर उनके समर्थक, बड़ी संख्या में उनके समर्थक हैं। और आज सुबह से हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब पूरा का पूरा जो बारामती है वो आंसुओं में डूब गया था, क्योंकि उनके दादा अब नहीं रहे, एक प्लेन हादसे का शिकार हुए। कल 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं इस हादसे के पीछे। क्या मौसम खराब था? क्या कोहरा था जिसकी वजह से जो विमान है वो रनवे नहीं देख पाया? बहुत सारे सवाल इस हादसे को लेकर खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए जरा।
धू कर जलता विमान, विमान के मलबे से उठ रहा धुआं और आग बुझाने की कोशिशें। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के बारामती की, जहां सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया। एयरपोर्ट से पहले खेतों में प्लेन क्रैश हुआ और पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। अजीत पवार महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे। वे मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए। महाराष्ट्र एविएशन डिपार्टमेंट के मुताबिक पायलट ने सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन रनवे साफ दिखाई नहीं दिया तो वो विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। जैसे ही विमान जमीन पर गिरा, उसमें तुरंत आग लग गई। मलबे से धुआं निकलता देख और धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग फौरन मौके पर पहुंचे। जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। हादसे का मंजर बेहद भयानक था। चश्मदीदों की माने तो लैंडिंग की कोशिश करते वक्त विमान लड़खड़ाया और पल भर में हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होने के बाद विमान में करीब 5 धमाके हुए और चार्टर्ड प्लेन आग का गोला बन गया और इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत डीजीसीए और एआईबी की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर, और जब एटीसी बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो एटीसी वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। विमान हादसे की जांच शुरू हो गई है और शुरुआती जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक इलाके में घना कोहरा और लो विजिबिलिटी हादसे की मुख्य वजह रही। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बारामती के लैंडिंग स्ट्रिप वाले इलाके में घना कोहरा था, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होकर करीब 800 मीटर तक रह गई थी। पायलट्स ने बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंडिंग की कोशिश की, हालांकि उन्हें रनवे नहीं दिखा। पायलट्स ने प्लेन दोबारा ऊपर ले लिया। थोड़ी देर बाद फिर लैंडिंग की कोशिश की। इस बार प्लेन रनवे की तरफ बढ़ा, लेकिन जमीन छूने से पहले ही पलटकर जमीन से टकरा गया। अजीत पवार जिस कंपनी के प्लेन में हादसे का शिकार हुए, उस वीएसआर वेंचर्स ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पायलट रनवे नहीं देख पाया था, उसे करीब 16,000 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। को पायलट को करीब 1500 घंटे फ्लाइंग का अनुभव था। विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। एयरलाइन के पास अभी भी 7 और विमान हैं। हम उन्हें ग्राउंड नहीं करने जा रहे। डीजीसीए हमारे विमानों की जांच कर रहा है। अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे जो हादसे का शिकार हुआ, वो वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रीमियम बिजनेस जेट था। इसकी खासियत थी कि ये छोटे एयरपोर्ट से भी उड़ान भर सकता था, शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ कर सकता था। लेकिन इस विमान पर पहले भी बवाल खड़े हुए थे। जब 14 सितंबर 2023 को भी वीएसआर वेंचर्स कंपनी का लियरजेट 45 जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारी बारिश और कम विजिबिलिटी के बीच मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब इसने विशाखापट्टनम से उड़ान भरी थी। इसमें पायलट, को पायलट और 6 यात्री सवार थे। ये एयरपोर्ट पर टैक्सीवे के पास फिसलकर 2 हिस्सों में टूट गया था और अब 2 साल 5 महीने बाद
ये प्लेन फिर हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे। अजीत पवार के निधन से हर कोई हैरान है। पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर है, लेकिन सवाल है कि किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, किसकी लापरवाही से अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे कद्दावर और बड़े कड़क मिजाज नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि बारामती की गद्दी और दादा का रुतबा कौन संभालेगा। क्या शरद पवार की एनसीपी और एनसीपी अजीत का गुट अब एक हो जाएगा, या अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पार्टी को संभालने आगे आएंगी? आंखों में आंसुओं का सैलाब, दर्द में डूबे समर्थक और बारामती में पसरा मातम। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अजीत पवार का न होना महाराष्ट्र के लिए कितनी बड़ी क्षति है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बेताज बादशाह थे। वो महाराष्ट्र की सियासत की धुरी माने जाते थे, लेकिन आज महाराष्ट्र ने अपना जननेता खो दिया। बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत दादा पवार का निधन हो गया। जैसे ही अजीत पवार के निधन की खबर आई, हर कोई सन्न रह गया। अजीत पवार के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हादसे की जानकारी ली। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अजीत पवार जनता के नेता थे जिनका जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने में सबसे आगे रहने वाले एक मेहनती व्यक्तित्व के तौर पर उनका बहुत सम्मान किया जाता था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जुनून भी काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। इन साथियों, आज क्या दिन हमारे लिए एक बड़ा दुख लेकर भी आया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत पवार के चाचा और महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार से फोन पर बात कर संवेदना जाहिर की। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मिले और पवार परिवार को ढाढ़स बंधाया। श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अजीत पवार हर दिल पर राज करते थे, पावर में रहना खूब जानते थे। उनके 35 साल के राजनीतिक सफर पर नजर डालें
1991 में पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। बाद में अपने चाचा शरद पवार के लिए ये सीट खाली कर दी। 1991 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार लगातार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। अजीत पवार ने 6 बार उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। अजीत पवार ने राजनीति का ककहरा अपने चाचा शरद पवार से सीखा, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब चाचा से बगावत कर उन्होंने एनसीपी को तोड़ा और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार की गिनती महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में होती थी। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उनकी सियासी हनक थी, लेकिन एक हादसे ने महाराष्ट्र के लोगों से उनका नेता छीन लिया। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है। अजीत पवार के निधन से एनसीपी का भविष्य भी अब अधर में लटकता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में एक ट्रेन पर 3 ड्रोन से अटैक किया। रूस ने यूक्रेन के खार्किव में ट्रेन पर 3 ड्रोन से हमला किया। इस ट्रेन में 200 से अधिक लोग सवार थे। हमले में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत की और भरोसा दिया कि सऊदी अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने बेस या एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी सऊदी क्राउन प्रिंस के युद्ध रोकने के प्रयासों का समर्थन किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर कहा कि क्यूबा को वेनेजुएला से तेल और पैसे मिलते थे, जो अब नहीं मिल रहा और उनका पतन तय है। वेनेजुएला जैसा हाल होगा। Well, we're going to see what happens with Cuba. I don't know anybody interested in Cuba in this room. Not too many people. This is not a Cuba room, but that's all right. There are plenty of them around, especially in Miami. And Cuba will be failing pretty soon. Cuba is really a nation that's very close to failing. ओमान के तट पर एक नाव के पलटने से 3 फ्रांसीसी पर्यटकों की मौत हो गई। 25 लोगों को ले जा रही नाव ओमान की खाड़ी में सुल्तान काबूस बंदरगाह से 2.5 समुद्री मील की दूरी पर पलट गई। इंडोनेशिया के वेस्ट जावा इलाके में हुए लैंडस्लाइड में 42 लोग लापता हो गए। हादसे में मरीन फोर्स के 19 सदस्य भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार मरीन सैनिक भारी बारिश के बीच ट्रेनिंग ले रहे थे। इसी दौरान माउंट बुरंग रांग की ढलानों पर भूस्खलन हो गया। इस हादसे में सैनिकों का शिविर और आसपास स्थित लगभग 34 मकान मलबे में दब गए और 42 लोग लापता हो गए। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और 1 फरवरी को बजट भी पेश किया जाएगा। नए भारत का बजट कैसा होगा, इसकी कवरेज लगातार हम आपको न्यूज़ इंडिया पर दिखाते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो आम जनता है वो बजट से क्या उम्मीदें लगाई बैठी है, क्या उम्मीदें हैं लोगों को, क्योंकि जब जब बजट आता है कहा जाता है कि उम्मीदों का बजट, गृहिणी को अपनी उम्मीदें होती हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उनको अपनी अपनी उम्मीदें होती हैं। तो बजट 2026 से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाओं से हमारी संवाददाता ने बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि सोना चांदी सस्ता होना चाहिए। आज के टाइम में सोना चांदी इतना महंगा हो गया है कि उन्हें आभूषण खरीदने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी पैसे जोड़ने पड़ते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस और सस्ते हो जाने चाहिए। हालांकि जीएसटी हटने के बाद ये सस्ते हुए हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ये एक तरह से नेसेसिटी है। हर एक इंसान के पास हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। ऐसे में अगर इनके दाम कम होंगे तो और अच्छा रहेगा। क्या कहा लोगों ने, सुनिए आप डिटेल में। साल का पहला केंद्रीय बजट आने वाला है। बजट को लेकर महिलाओं की क्या कुछ उम्मीदें हैं, महिलाओं से जानेंगे और खास करके राजधानी दिल्ली की महिलाओं से जानेंगे उनकी राय। क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? जो भी आएगा बहुत अच्छा आएगा। क्या चाहती हैं इस बार, कहाँ आप चाहती हैं कि चीज़ें जो है वो कम बढ़ती होनी चाहिए, महंगाई जो है वो कम होनी चाहिए, या किस चीज़ की राहत चाहती हैं?
सबसे पहले तो दैनिक जीवन में जो हमारी डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, वो सबसे पहले कम होनी चाहिए हर चीज़ में। जीएसटी तो खैर बहुत कम कर दी है, मैं ये नहीं कहूँगी, जीएसटी तो बहुत कम है हर चीज़ में, लेकिन जो सोना और चांदी जो जा रहा है ऊपर, वो तो बहुत ही ऊपर जा रहा है। आजकल तो सोना चांदी चढ़ना ही बंद हो जाएगा। हम जैसो नहीं खरीदा, जो हमारा है हम वही चढ़ा देंगे। चलेगा क्या सस्ता? गोल्ड सस्ता होना चाहिए ना। सोना बहुत महंगा है। बहुत महंगा हो गया सोना, चांदी भी महंगी हो रही है, कौन से बाहर हो गया गरीबों के भी, और अमीर तो खैर है ही अमीर वैसे ही वो पहले। गोल्ड पहले सस्ता होना चाहिए जिससे कि तो फिर लूट मच जाएगी। बजट आ रहा है, बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्या सस्ता कराना चाहती हैं? सारी चीजें, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की, सबसे महंगा सोना। ये तो हर महिला का आज का मुद्दा बन गया कि सोना सस्ता होना। खरीद ही नहीं पा रहे हैं, सोना सबसे सस्ता होना चाहिए ताकि जो गरीब है वो भी सोना खरीद सके। दाल सब्जी महंगी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा? दाल सब्जी तो होनी ही चाहिए, वो तो जरूरी है। दाल सब्जी तो सबसे पहले है। बजट आने जा रहा है, क्या उम्मीद है बजट से? आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगा कि नहीं? थोड़ा सा सोने से उम्मीद है, हम देख के ही पेट भर रहे हैं, मतलब टच करने को भी नहीं मिल पा रहा है, इस कदर बढ़ चुका है। उसका कुछ कर सकते हो तो करवाओ भाई। सरकार तक आप ये बात पहुंचाना चाहती हैं कि सोना सस्ता हो जाए? बिल्कुल। और घर का बजट भले ही बढ़ जाए, अरे औरत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई? किचन है या किचन की? ठीक है, किचन फिर भी सही चल रहा है, किचन फिर भी सही चल रहा है क्योंकि पेट में तो जा रहा है, लेकिन यार औरत का सपना अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, तो उसमें सोने से थोड़ी सी उम्मीद है। बताइए आप क्या सस्ता कराना चाहती हैं? नहीं, हम तो दोनों चीज़ सस्ती करवाने चाहते हैं। दोनों चीज़ सस्ती कराना चाहती हैं। और किचन में कोई चीज़ जो सस्ती कराना चाहती हैं? नहीं, वो भी ठीक है। तो कहा जा सकता है कि हर एक जो महिला है वो चाहती है कि जो सोने चांदी की चीज़ें हैं, यानी कि उनके जो रेट अभी फ़िलहाल आसमान छू रहे हैं सोने के, चांदी के, वो सस्ता होना चाहिए। इसके साथ ही कुछ महिलाओं ने कहा कि खाने पीने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कुछ महंगी हैं, उन पर थोड़े से दाम कम होने चाहिए। इसके अलावा इंश्योरेंस की बात भी यहाँ पर महिलाओं ने की है कि जो लाइफ इंश्योरेंस हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है, वो भी थोड़े सस्ते होने चाहिए। हालांकि देखिए, जब निर्मला सीतारमण का बजट का जो पिटारा है वो खुलेगा, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किन चीज़ों में राहत मिली है, कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कौन सी चीज़ सस्ती हो गई है और किन किन जो सेक्टर्स को फ़ायदा मिला है, वो उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि महिलाओं को सोना बहुत महंगा है और सोना सस्ता होना चाहिए, ये ज़रूर उम्मीद है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बजट पेश होने वाला है, उसको लेकर यहाँ के व्यापारी क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या उनकी सोच है और क्या उनको लगता है कि इस बजट में उनके अपने क्षेत्र में उनको फायदा होगा, यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि महंगाई है और इस वजह से बिजनेस पे बहुत असर पड़ रहा है? नहीं, महंगाई तो है ही एक्चुअली। हाँ। महंगाई तो है ही। महंगाई है, मानते हैं। बजट आने वाला है, बजट से क्या उम्मीद है? आपको लगता है राहत पूर्वक बजट होगा? नहीं, हम लेबरों को क्या राहत मिलेगी बजट से? गरीब तो हमेशा गरीब ही रहेगा ना। मार्केट में इम्पैक्ट है महंगाई का? नहीं, बिल्कुल, वो तो पड़ता ही है जी। कॉपर रेट इतना ऊपर हो रहा है तो अब महंगाई का फर्क तो पड़ता ही है जी। चाहे आपको कोई उम्मीद है अच्छा होगा इस बार बजट? कह नहीं सकते जी, अभी तो मार्केट जीरो चल रही है, बजट क्या करेगा मार्केट का मालूम नहीं। हाँ। ये तो उसके ऊपर है ना, क्या निकालते हैं क्या नहीं निकालते। अभी तक तो मार्केट जीरो चल रही है। हाँ। हर चीज़ में महंगाई है। अब इन्होंने पहले रेट डाउन करे थे, किस पे? दूध पे कहाँ हुए। अच्छा, ये बताइए, बतौर कस्टमर आप क्या सोचते हैं, बजट कैसा होना चाहिए? महंगाई मानते हैं, महंगाई मार्केट में है जी। महंगाई तो काफ़ी है, काफ़ी हद तक है, सब धंधे चौपट हो गए महंगाई चक्कर में जी। इस बार बजट से क्या उम्मीद है? उम्मीद है या ना उम्मीद में? हमें तो ना उम्मीद ही है जी अभी। अब सरकार क्या करती है कुछ कह नहीं सकते अभी। कहाँ कहाँ महंगाई महसूस होती है, किस किस चीज़ में? हर चीज़ में महंगाई है। दुकानदार परेशान है, कस्टमर परेशान है, गाड़ी वाले परेशान है, हर आदमी परेशान है, पता नहीं क्या चक्कर है। हित का बजट देखा है आपने? क्योंकि लोग बोल रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, कई लोग मिले वो कहते हैं कि हम ना सोना ले पा रहे हैं ना चांदी ले पा रहे हैं। महंगाई तो इतनी है कि आदमी अपने आप को बहुत परेशान है। आदमी का खाना, रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चल रहा है। हर गरीब आदमी बहुत परेशान है। गरीब आदमी क्या, सभी लोग परेशान है, बिजनेसमैन भी परेशान है, जो कहते हैं कि हम चांदी सोने का काम कर रहे हैं वो भी परेशान है। लेकिन है ना, आमदनी जो है बहुत कम है लोगों की और महंगाई ज़्यादा है, महंगाई का दौर ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं,
पहले का दौर और अब के दौर में फ़र्क है, मतलब मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत ख़राब हो गया? मार्केट तो पहले से बहुत डाउन है। महंगाई, क्या कारण मान? महंगाई इतनी हो गई, कॉपर इतना महंगा हो गया। पहले कॉपर 600 रुपये किलो होता था, आज 1400 रुपये किलो है कॉपर है। पहले जो भी तार था, तार के बंडल होते थे कंपनी के, 700-800 रुपये में आता था 1.5 mm का बंडल, आज 2500 रुपये का बंडल है। आपकी क्या राय है बजट को लेकर? हमारे रोड पे देखिए कुछ कितने गड्ढे क्या है, कुछ इतना बजट रिलीज करते हैं, रोड वाइंडिंग इतने रोड इतने में बना दिया, इतना में कर दिया करके, छोटे गड्ढे नहीं भर सकते हैं, वो बड़ा के बहुत बोलते हैं। तमाम लोगों से हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह की पूरी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो ये आपको दिख जाएगी। भगरीत पैलेस की जगह है चांदनी चौक में, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का ये एरिया है। तमाम व्यापारी इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हर वर्ग का व्यापारी जो है वो यही कह रहा है कि बढ़ती महंगाई ने कहीं ना कहीं उसकी कमर पे उसका असर डाला है। और इस बार के बजट को लेकर हर अलग सेक्टर के लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, बजट से आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, इसी को लेकर हम लगातार हर एक सेक्टर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि बढ़ते बजट से या आने वाले बजट से क्या कुछ उम्मीदें लोगों की है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस बार का बजट क्या कुछ लेके आएगा, क्या खास होगा, क्या उम्मीदें हैं लोगों की, यही जानने की कोशिश करते हैं। और तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं मार्केट में। सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी लोगों से बात करके जानने की कि आखिरकार क्या कुछ चीज़ है। मेरा बजट को लेकर सवाल है, 1 तारीख को नया बजट आने वाला है और क्योंकि हम जब ज्वेलरी मार्केट की बात करते हैं सबसे ज़्यादा परचेजिंग पावर लोग अपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार आपको बजट को लेकर? मैम बजट को लेकर तो पता नहीं है, लेकिन सिल्वर इतना बढ़ गया है तो इसमें तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। 380 हो रहा है सिल्वर इस वक्त, बस मुझे तो इतना ही पता है, और तो मैं क्या बोलूँ। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कम होना चाहिए मार्केट में इस चीज़ को लेकर? हो या ज़्यादा हो वो नहीं पता, लेकिन स्टेबल होना चाहिए। डेली 10,000 20,000 रुपये किलो बढ़ जाती है चांदी सोना जो भी, उसको खाली बैठे हैं, सब सारे ज्वेलर्स खाली बैठे हैं आज की डेट में। बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। बजट आने वाला है 1 तारीख को और क्योंकि आप लोग यहाँ मार्केट में व्यापार कर रहे हैं बहुत टाइम से, क्या उम्मीद रखते हैं इस बार नए बजट की? महंगाई तो हर जगह बढ़ रही है। हाँ। और हर चीज़ में बढ़ रही है, जबकि जो है मेरी उम्मीद से तो जो है कुछ ना कुछ कम होना चाहिए। इस गवर्नमेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई बिजनेस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बिजनेसमैन को थोड़ा सा मतलब वो करना चाहिए। बिजनेस बिल्कुल नहीं है, किस हिसाब से होना चाहिए। ग्राहक की क्या उम्मीद है इस बार बजट को लेकर? वो तो ये चाहता ना चीज़ें कम रेट पे मिलें, सस्ती रहें, महंगाई ना बढ़े, यही है ग्राहक की उम्मीद। और क्या हो सकती है इससे ज़्यादा? अच्छी चीज़ें मिलें और कम रेट पे मिलें, ये उम्मीद है। आपको लगता है कि ये जो बजट आएगा इस बार 1 तारीख को, ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा राहत भरा बजट होगा? उम्मीद तो हमेशा बनी रहती है, उम्मीद के बाद क्या होता है ये नहीं कह सकते। कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा महंगी लगती है जिसपे आप चाहते हैं कि सरकार उस पर काम करे, सब्सिडीज दे या फिर टैक्स कम करे? देखिए, एक तो ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ना, उनकी महंगाई अब आदमी पे असर डालती हैं। सब्जियाँ हैं, कुछ भी है, इस तरह की चीज़ें जो आदमी को यूज़ करनी, जो आदमी का इस्तेमाल होनी है, उनके बिना वो जीवन नहीं जी सकता, तो वो उन चीज़ों पे जरूर फोकस होना चाहिए। 1 तारीख को बजट आने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट से? उम्मीद तो जी यही है कि इंडस्ट्री के जो सोरिंग प्राइसेस हैं इस पे कुछ सरकार करेक्शन का कुछ अपना हिंड्रेंस दे, कुछ हेल्प करे लोगों की कि कैसे प्राइसेस कंट्रोल कर पाएँ। हालांकि हम ये भी समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ऑल इंटरनेशनल प्राइसेस का इफेक्ट है, बट स्टिल वी वुड लाइक गवर्नमेंट टू इंटरवीन एंड bring about some changes which are beneficial for the customers and for the business people also. पारिक जो है, आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या सरकार से बोलना चाहिए? सरकार से की उम्मीद है जो जितना भी ऑनलाइन है उस पर थोड़ा बैन लगाना चाहिए कि हर चीज़ ऑनलाइन है और वो भी डिस्काउंट के साथ। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट में 20 रुपये का, सपोज करो एक आइटम है 20 रुपये का, ऑनलाइन में वही आइटम डुप्लीकेट बिक रहा है, सेम कंपनी का माल बिक रहा है, डुप्लीकेट बिक रहा है। डुप्लीकेट आइटम पर बैन लगना चाहिए पहले। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोग हैं इस वक्त, उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि जो 1 तारीख को
वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ के व्यापारी लोगों की क्या सोच है, क्या राय है और इस बजट से क्या कुछ उम्मीद है, यही बताने की कोशिश जो है हम आपको कर रहे हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार दिल्ली की चांदनी चौक में हर एक क्षेत्र का व्यापारी इस बजट से क्या उम्मीदें लेकर चल रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, चांदनी चौक।